प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस अध्याय का शीर्षक है लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम आदमी की भागीदारी यानी हमारी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था होती है। हमने देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए मतदान, सक्रिय दबाव समूह एवं मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र में इन जन सहभागिता के साधनों के अलावा कोई और प्रकार हो सकते हैं जिससे लोकतंत्र शासन में दूसरे प्रकार से भागीदारी हो सकती हो, जिससे लोकतंत्र में को मजबूती मिले। सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज के किसी समूह द्वारा अपनी मांगों को मिलकर करने वाले प्रयास होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी देश या समाज में किसी समूह के द्वारा मिलकर अपनी मांगों को पूरी कराने का जो प्रयास होता है वह सामाजिक आंदोलन कहलाता है। हाल ही में हमारे देश में कुछ आंदोलन हुए, उन्हीं को समझने का प्रयास हम उन्हीं के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है डोंगरिया कोंडाओं के आंदोलन। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में उड़ीसा राज्य है, जहां नियमगिरी पहाड़ी है। इस नियमगिरी पहाड़ी में बॉक्साइट का भंडार है। राज्य सरकार ने इसमें खनन के लिए एक कंपनी से 2004 में करार किया। यह एक वन्य क्षेत्र है, इसलिए वन क्षेत्र की अनुमति जरूरी है। कंपनी ने वन से संबंधित सभी जरूरी आवश्यक कार्य या कह सकते हैं कि अनुमति वन विभाग से प्राप्त कर ली। अब 2009 में कंपनी वहां खनन के लिए अपने मशीन बुलडोजरों को भेज दिया। जैसे ही 2009 में वहां खनन प्रारंभ होने थे, धीरे धीरे लोग वहां एकजुट होने लगे। एक आंकड़े के हिसाब से यहां लगभग 10,000 महिला पुरुष एकत्रित हो गए। ये सभी नियमगिरी में खनन के विरोध में इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे के हाथ पकड़कर लगभग 17 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर नियमगिरी को घेर लिए। और नियमगिरी में खुदाई के विरोध में वे जो विरोध कर रहे थे, उसके लिए जो तख्ती बनी हुई थी, उस तख्ती पर लिखा हुआ था, वेदांत कंपनी वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो। आइए अब हम इसके कारणों को समझने का प्रयत्न करें। इस परियोजना से सरकार को यह कह सकते हैं कि इस परियोजना से 1 मिलियन टन प्रति वर्ष एल्यूमिनियम रिफाइनरी, 3 मिलियन टन प्रति वर्ष बॉक्साइट खान, कालाहांडी के लांजीर में 75 मेगावाट बिजली संयंत्र का निर्माण होना था, जिसके लिए इस क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए निवेश कंपनी के द्वारा किया गया था और साथ ही साथ इससे वहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते। लेकिन यह एक जनजाति क्षेत्र था। इस क्षेत्र में डोंगरिया कूत के अलावा अन्य प्रकार के जनजाति रहते थे। ये जनजाति नियमगिरी को अपना देवता मानते थे।
हम ये कह सकते हैं कि यह नियमगिरी पहाड़ी एक नियम राजा पेनु के नाम से नियमगिरी पड़ा। नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियम राजा पेनु के नाम पर नियमगिरी पहाड़ी पड़ा। वे जनजाति इसकी पूजा करते थे। क्योंकि उन्हें इस नियमगिरी पहाड़ी से वन जीव, फल फूल आदि प्राप्त होते थे जो उनके आजीविका के साधन थे। अगर यहाँ खनन हो जाता तो ये आजीविका के साधन उनसे छीन जाते। इसलिए इस जनजातियों ने अनेक जगह सरकार से प्रयत्न किए कि यहाँ खनन न हो। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए, फिर भी यहाँ खनन नहीं रुक। खनन के प्रयत्न कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तब कुछ बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर वन जनजातियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में यह घोषणा की, याचिका की सुनवाई की, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि वन क्षेत्र में, जनजाति वन क्षेत्र में खनन के लिए पीसा एक्ट की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ जो खनन हो रहा है वो पीसा एक्ट का उल्लंघन है। तो वास्तव में पीसा एक्ट क्या है? तो पीसा एक्ट वन क्षेत्रों में खनन के लिए वन ग्राम सभाओं की अनुमति आवश्यक है। इसके लिए वहां के 12 ग्राम सभाओं को वहां खनन होगा या नहीं होगा, इसके लिए मतदान करने की अनुमति दी, जिसमें सभी 12 ग्राम सभाओं ने खनन के विरोध में मतदान किए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि यहां खनन नहीं होगा, और इस प्रकार नियमगिरी में खनन रुक गया। इस तरह हम देखते हैं कि अगर नियम से लोग एकत्र होकर या आंदोलन करें अपने मांगों के लिए, तो उसमें यह सफलता प्राप्त करती है, क्योंकि किसी समूह के द्वारा यह मांग किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम सूचना के अधिकार के संघर्ष के बारे में भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मध्य राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद, ये राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की जीवन यापन, यहाँ के लोग और किसानों का जो जीवन यापन है वह सरकारी योजनाओं के तहत ही चलती है। सरकार द्वारा जो योजनाएं ग्राम पंचायतों में लागू की जाती है, उन्हीं के द्वारा यहाँ के लोगों का जीवन यापन चलता है। यहाँ 1987-88 की बात करते हैं तो उस समय न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए थी, लेकिन यहाँ पंचायतों द्वारा जो विकास कार्य होते थे, उन राहत कार्य होते थे, उन अकाल वाला जो राहत कार्य होते थे, उनमें पुरुषों को 6 से 7 रुपए और महिलाओं को 5 से 6 रुपए दिया जाता था। मजदूरों ने इसके लिए मजदूर परेशान होकर इसके लिए एक आंदोलन के बारे में सोचने लगे। उसके बावजूद भी उन्हें यह कहकर नहीं पंचायत नहीं मानी कि तुम लोग काम कम समय तक करते हो, इसलिए तुम्हें मजदूरी कम दिया जाता है, जितना मजदूरी दिया जा रहा है वो पूरी है। तब मजदूरों और किसानों ने मिलकर मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने फिर प्रयत्न किए, फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। तब कुछ ग्राम सभाओं के लोग, या कह सकते हैं एक ग्राम पंचायत के लोग, जो शक्ति संगठन बनी हुई थी मजदूर किसान शक्ति संगठन, उनमें एक निर्णय लिया गया कि एक ग्राम सभा के 12 लोग अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे।
इस तरह और उसका नाप स्वयं कर, जितना काम कर किए रहेंगे उसका नाप भी वो स्वयं उसके हिसाब स्वयं रखेंगे। तो इस तरह वो 1 हफ्ते तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से और पूरे समय तक किया। उसके बाद भी उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिली। तब इसी के आधार पर मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से आंदोलन किए गए। इस आंदोलन के माध्यम से वे उन्हें जो मजदूर है उनकी पूरी मजदूरी सरकार के द्वारा मिली। अब ये मजदूरी मिली कैसे, इसके बारे में भी ध्यान देते हैं। इन मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से जो आंदोलन किया गया था, इसके लिए उन्होंने जन सुनवाई रखी। 2 दिसंबर 1994 में 2 दिसंबर 1994 में पाली जिले के कोट किराना पाली जिले के रायपुर के अंतर्गत जो पंचायत समिति है उसमें कोट किराना और बगदी कल्याण ग्राम सभाओं के अंतर्गत यह जन सुनवाई का कार्य रखा गया था, जिसमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं बुलाया गया था। वहां के आसपास के कुछ बुद्धिजीवी लोग एकत्र हुए थे और इसमें ऐसे लोगों की बातें रखी गई जो उस पंचायत की जो कार्य क्षेत्र जो योजना चल रही थी उसमें कार्य करने के लिए जो मास्टर रोल बना हुआ था। कई ऐसे व्यक्तियों का नाम उसमें था जो कई सालों से वहां रहते ही नहीं है। कई नाम ऐसे थे जो कई साल पहले परलोक सिधार गए थे। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी थे उनके नाम भी उस मास्टर रोल में थे। तो एक तरह का यह एक ऐसा भ्रष्टाचार था जो कुछ सरकारी कर्मचारी और पंचायत मिलकर कर रहे थे। सरकार तो पूरा पैसा उनको देता था, लेकिन वे उन पैसों में से कुछ पैसे को रखकर बाकी पैसों को जो मजदूर थे उनमें बांट देते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार बीच के जो लोग थे, जो पंचायत के लोग थे और जो कुछ सरकारी कर्मचारी थे, वे मिलकर करते थे। इस तरह सूचना के अधिकार को मांग को लेकर संगठन ने लगभग 53 दिन तक हड़ताल किए। तब यह हड़ताल एक अजीब घटना के माध्यम से समाप्त हो गया। घटना यह था कि सरकार ने यह घोषणा 1 साल पहले ही कर दिया था कि लोगों को अपने द्वारा किए गए कार्य के जो भुगतान है और जो अन्य चीजें जिनको वो देखना और जानना चाहते हैं, वह गोपनीय सूचनाओं को छोड़कर वे सभी देखने के अधिकार मजदूरों को है। इस तरह ये संगठन द्वारा किए गए जो हड़ताल है वह समाप्त हो गया और सूचना के अधिकार को घोषित कर दी गई। के लिए सबसे पहले तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम 1997, गोवा का सूचना का अधिकार अधिनियम 1997, महाराष्ट्र का अधिकार अधिनियम 2000, दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2001। इस प्रकार इन सूचना के अधिकार घोषित करने के साथ ही पूरे देश में, अन्य राज्यों के बाद पूरे देश में 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को सरकार ने लागू कर दिया। तो इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की जानकारी, उनकी कोई ऐसी जानकारी सरकार के द्वारा जो गोपनीय और सूचना न हो की जानकारी लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है शांति आंदोलन का प्रयास। जिस तरह ये सामाजिक आंदोलन हुए, उन्हीं सामाजिक आंदोलनों की तरह शांति के लिए भी आंदोलन हुए। विश्व में शांति के आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रुकवाना, युद्ध से होने वाली हिंसा को रोकना,
साथ ही जो खतरनाक हथियार है उनके होड़ों को रुकवाना ही शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। जापान के द्वारा सन 1945 आंदोलन, जापान के द्वारा शांति आंदोलन सन 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान में गिराए गए परमाणु हथियारों से हुए विनाश को देखकर जापान के लोगों ने वहां एक शांति आंदोलन का प्रयास किए। इसके लिए 1954 में जापान में एकीकृत परिषद की गठन हुई। इस एकीकृत परिषद के माध्यम से वे प्रशांत क्षेत्र में होने वाले परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने का प्रयत्न किया और उसमें उन्हें सफलता मिली। इसी तरह इंग्लैंड में, जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर रोक के लिए वहां के लोगों के द्वारा प्रयत्न किया गया और आंदोलन की गई। इस संदर्भ में एक स्टडी है कि बर्टेर रसेल जो एक दार्शनिक है, उन्होंने एक कमिटी ऑफ 100 नाम की समिति गठित की और इस समिति के माध्यम से वो जो परमाणु संस्थान थे उन परमाणु संस्थानों के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे कि जो हथियार निर्मित हो रहे उन हथियारों पर रोक लगे। कहने का मतलब ये है कि जो नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं उन हथियारों पर रोक लगे और विश्व में शांति के लिए निशस्त्रीकरण बहुत आवश्यक है। बर्टेर रसेल द्वारा जो परमाणु हथियारों के रोक के लिए जो विरोध के लिए जो धरना दिए गए थे उसमें धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ते गए और बाद में जब 89 वर्ष की उम्र में उन बर्टेर रसेल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो यह कमेटी ऑफ 100 कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया। कहने का मतलब यह है कि इसका कारण यह था कि इस समिति का कोई पदानुक्रम नहीं था, जिसके कारण लोग धीरे धीरे से हटते गए और इसकी जो धरना के लिए इसका जो उद्देश्य था वो थोड़ा धीमा हो गया। बाद में इसी वजह से यह कुछ असफल सा इंग्लैंड में असफल सा हो गया था, लेकिन बाद में कई दूसरी संस्थाएं भी इसमें जुड़ी, तब यहां भी शांति का प्रयत्न किया गया। वैसे ही अमेरिका में भी 1960 के दशक में परमाणु संस्थानों के परमाणु हथियारों के विरोध में शांति आंदोलन के लिए वहां के इस 60 शहरों में लगभग 50,000 महिलाएं और बच्चे आंदोलन के लिए एक आंदोलन में आ गए, मैदान में आ गए। इनका एक ही मांग था कि परमाणु हथियारों का निर्माण न हो, क्योंकि परमाणु हथियारों से होने वाले विनाश से वे तो स्वयं विनाश होंगे, साथ ही साथ दूसरे भी से नहीं बच पाएंगे। इस तरह इसी समय जो शीत युद्ध थी उसके कारण भी अमेरिका की महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुए थे। उनका उद्देश्य था कि इससे परमाणु हथियार के जो निर्माण है उस पर भी रोक लगेगा, साथ ही साथ शीत युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शीत युद्ध वह है कि दो देश आपस में कूटनीतिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं और एक दूसरे की कटु आलोचना करते हैं, वही शीत युद्ध है। दोनों देश, दो गुट अपने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की जो शीत युद्ध है वो भी समाप्त हो, इसलिए अमेरिका में भी शांति के लिए प्रयत्न किए गए। इस तरह यह अध्याय भी समाप्त हुआ। अरे बच्चों, अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वह रिवीजन का होगा, साथ ही उसमें कुछ प्रश्न भी होंगे। उन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद।